क्या टॉपिक है हमारा आज का? मौलिक अधिकार। सॉरी, हमने पेन दूसरा सेलेक्ट कर लिया मैं इससे लिखता हूं। मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। आपने मुझे बताया मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करते हैं तो ये किस में है? हमारे संविधान के पार्ट 3 अर्थात भाग 3 में है। अगर हम साथ ही बात करते हैं अनुच्छेदों की तो ये कहां पर है? आर्टिकल 12 से 35 में इनकी व्याख्या की गई है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है, इन्हें यूएसए से लिया गया है। मैं आपको बताऊंगा आज ही कक्षा में कि जब अमेरिका का संविधान के लिए फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ 1787 में और 1789 में अमेरिका का संविधान बना, तो उसके बाद में जब अमेरिका का संविधान बना था तो अमेरिका के लोगों के पास मौलिक अधिकार नहीं थे। 1789 में उनके पास मौलिक अधिकार नहीं थे। 2 वर्षों के बाद में 1791 में बिल ऑफ राइट्स आया। ठीक है, यानी शुरुआती दौर से उनके पास मौलिक अधिकार नहीं थे। लेकिन जब हम बात करेंगे क्या हमारे संविधान में शुरुआती रूप से यानी कि मूल रूप से क्या हमारे पास अधिकार थे? आप कहेंगे जी भैया, हमारे संविधान में शुरुआत से ही मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया, जिनकी संख्या उस समय पर 7 हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में आप कहेंगे 6 मौलिक अधिकार हैं। उन्हीं सबको हमको पढ़ना है। तो लिखेंगे पहली बात, देखो 2 शब्द आए यहां पर साथी, मौलिक और अधिकार, फंडामेंटल और राइट्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे राइट का क्या मतलब होता है, अधिकार का क्या अर्थ होता है। अधिकार, मैं आपसे चाहूंगा अधिकार के बदले में आप एक शब्द लिखने का प्रयास करें अभी, या सोचने का प्रयास करें कि अधिकार से आप क्या समझते हैं, राइट का क्या मतलब होता है। तो आप कहेंगे अधिकार में भैया कुछ उदाहरण तो हम जानते हैं, जैसे कि जीवन का अधिकार, जैसे कि भैया शिक्षा का अधिकार, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये तो अधिकार के उदाहरण हुए। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि अधिकार क्या होता है, अधिकार की परिभाषा क्या होगी। तो अधिकार की परिभाषा हम नोट लिखेंगे। एक आपका साथी क्या बोलेंगे, बोसांके नामक व्यक्ति ने यह परिभाषा दी है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो लिखना बोसांके के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बोसांके। राजनीति विज्ञान के एक बड़े विश्लेषक ये रहे। तो बोसांके के अनुसार क्या परिभाषा है, अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है, विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, और राज्य लागू करता है। क्या बोला हमने कि हम सिर्फ अभी मौलिक अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ अधिकार की। और हम कह रहे हैं अधिकार एक मांग होती है, एक डिमांड होती है, और किस पर आधारित होती है? विवेक पर आधारित होती है, जिसे समाज तो स्वीकार करता है और राज्य क्या करता है? उसको लागू करता है। यानी हम कह सकते हैं यहां पर बड़ी बेहतरीन परिभाषा है, देखना, राइट इज ए डिमांड, अकॉर्डिंग टू बोसांग की बात कर रहे हैं, राइट इज ए डिमांड। तो जो हमारा अधिकार है, अधिकार क्या होगी हमेशा? दोस्त अतिरिक्त बातें नहीं करेंगे प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, हमेशा हर रोज करता हूं मैं आपसे, आप सिर्फ कक्षा में पढ़ने देखेंगे एक बार। तो अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। जैसे मैं एक उदाहरण आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बोला आपको जुए के आदी हैं, कोई एक व्यक्ति है, आप नहीं ऐसे समझिए, कोई एक व्यक्ति जुए का आदी है, ठीक है, गैम्बलिंग उसको करना अच्छा लगता है, और वो बोलता है कि भाई जुए को जो है ना, मेरी डिमांड है
कि जुआ जुआ खेलने का अधिकार मुझको मिले। तो जुआ खेलने का अधिकार जो है उसकी मांग है, क्या ये एक आपको लग रहा है कि मांग विवेक पर आधारित है? क्या उसको वो एक कॉन्शियस माइंड से इस बात को बोल रहा है? क्या ये होना चाहिए? अच्छा, दूसरी बात, जिसे समाज स्वीकार करता, क्या समाज इस बात को स्वीकार करेगा किसी जुआ खेलना जो है व्यक्तियों का अधिकार बन जाए, उनका मौलिक अधिकार बन जाए? पहले तो सिर्फ अधिकार की बात हम करेंगे। आप कहेंगे नहीं भैया। और राज्य क्या इसको लागू करा देगा? तो यानी कि आप समझ गए कि ये तो एक नाजायज मांग हुई। तो अधिकार वही हो सकता है जो किस पर आधारित हो? विवेक पर आधारित हो। जैसे दूसरा हम विकल्प देखेंगे, आप कहेंगे नहीं, हम बात करते हैं शिक्षा, एजुकेशन। जब शिक्षा की मांग कोई कर रहा है तो शिक्षा क्या विवेक पर आधारित एक डिमांड है? अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझे शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए तो आप कहेंगे बिल्कुल। दूसरी बात, क्या उसको समाज स्वीकार करेगा कि किसी व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए या शिक्षा पर उसके अधिकार होना चाहिए? आप कहेंगे बिल्कुल। और राज्य क्या इसको इंप्लीमेंट कर लेगा? क्या राज्य कोई दिक्कत आएगी? आप कहेंगे नहीं। स्वास्थ्य की हम बात कर सकते हैं, यहां पर स्वतंत्रता की हम बात कर सकते हैं, समानता की बात हम कर सकते हैं। तो बात क्लियर है? थम्स अप करके मुझे बताएं एक बार कि अब आप समझ गए होंगे कि अधिकार हम उसको कहते हैं। अब आज के बाद ये मत कहना, आपसे कभी कोई पूछे कि अधिकार क्या है तो आप कह दे शिक्षा का अधिकार, वो उसके उदाहरण है। आप कहेंगे अधिकार क्या है आपका? वह विवेक पर आधारित मांग है, मतलब कि एक जायज मांग होनी चाहिए और समाज उसे स्वीकार करता हो, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती हो और राज्य उसको लागू करता हो, अर्थात स्टेट उसको इंप्लीमेंट करता हो। ये इतनी सी बात है, तब आप समझेंगे। अब हम बात करते हैं आगे कि भैया अधिकारों का वर्गीकरण किस तरह से हो सकता है। लिखना, अधिकारों का वर्गीकरण। अधिकारों का, अभी मौलिक अधिकारों पर हम नहीं पहुंचे हैं। वर्गीकरण सैद्धांतिक रूप से, यानी कि थ्योरेटिकली हम इनको कैसे बांट सकते हैं, वहीं से फिर हमारे मौलिक अधिकार जन्म लेंगे। ऐसा नहीं कि सीधे मौलिक अधिकारों को पढ़ना आप शुरू कर दें। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स, थियोरेटिकली। तो जब हम अधिकारों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो यहां पर हम बोलते हैं कि दो तरह के अधिकार होते हैं हमारे। एक तो होते हैं नैतिक अधिकार, यानी कि जो हमारे मोरल राइट्स होते हैं, मोरलिटी के अकॉर्डिंग जो होने चाहिए। और दूसरे होते हैं हमारे कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार यानी कि हमारे जो लीगल राइट्स होते हैं। देखो, मैंने कहा सैद्धांतिक रूप से अधिकारों का दो तरह से विभाजन होता है। एक नैतिक, नैतिक का मतलब जो आपका मोरल राइट्स हो। अब जैसे मोरल राइट्स हम किनको कह सकते हैं, यानी कि हम आपका नैतिक अधिकार किनको कह सकते हैं? नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनके पालन ना करने पर भी कोई दंड नहीं मिलता है। यानी कि आपकी मोरलिटी थी, आपको मोरल्स के हिसाब से नैतिकता के आधार पर आपको उनका पालन करना चाहिए, लेकिन आप नहीं भी करेंगे तब भी कोई पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगा। यानी उल्लंघन पर कोई दंड नहीं होगा, उनके वायोलेशन पर कोई भी आपका पनिशमेंट नहीं होगा। जैसे यहां पर एक उदाहरण के माध्यम से आप समझे, मुझे ये बताइए कि हम सबको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाँ या ना? इसी का दूसरा पहलू समझे कि एक जो माता पिता हैं उनको अपने बच्चे के लिए उसका जो सही पालन पोषण है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उस बच्चे की शिक्षा आदि की व्यवस्था करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो आप कहेंगे हाँ, ये करने योग्य काम है। लेकिन आप समझिए, अगर हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं या कोई व्यक्ति जो है वो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, तो क्या इसको, उस व्यक्ति को इस बात के लिए पनिशमेंट दिया जाता है? तो आप कहेंगे नहीं दिया जाता। यानी कि यही नैतिक अधिकार हैं जो आपको करने तो चाहिए, लेकिन इनका अगर आप उल्लंघन कर रहे हैं, सॉरी, अगर इनका आप उल्लंघन कर रहे हैं, उल्लंघन करने पर दंड नहीं मिलता है। ऐसे सभी चीजें अब आप सोच के देखिए अपने आसपास, नहीं मिलता है। जैसे आपको प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, लेकिन आप उसे पानी नहीं पिलाएंगे
तो क्या आपको इस बात के लिए पनिशमेंट मिलेगा? आप कहेंगे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे नैतिक अर्थात मोरल, मोरल राइट्स वो राइट्स होते हैं जिनके वायलेशन पर, जिनके वायलेशन पर आपका साथी पनिशमेंट नहीं मिलता है, वायलेशन पर नो पनिशमेंट। बात क्लियर है? छोटी सी परिभाषा थी। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं छोटे से शब्द, माँ पिता की सेवा। तो आपको याद रहेगा हमेशा कि हमारी नैतिक अधिकार क्या है। ठीक है, जो मतलब हमको करना चाहिए। दूसरी बात हम करते हैं कानूनी अधिकार क्या होंगे, तो इसी की परिभाषा अब आप समझ गए होंगे। कानूनी अधिकार वो सभी अधिकार होंगे जिनका यदि आप वायलेशन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, यानी उनका पालन नहीं कर रहे हैं, तो इनके उल्लंघन करने पर आपको पनिशमेंट मिलेगा। अब सोचिए जरा क्या है ऐसा, उल्लंघन करने पर दंड मिलेगा, यानी कि पनिशमेंट ऑन वायलेशन। ठीक है, पनिशमेंट ऑन वायलेशन। तो जब कानूनी अधिकारों की हम बात करते हैं कि उल्लंघन पर दंड मिल रहा है, तो अगली स्लाइड पर लिखेंगे कि कानूनी अधिकारों को भी दो तरह से बांटा जाता है। जो हमारे कानूनी अधिकार हैं, जो लीगल राइट्स हैं, जिनके उल्लंघन करने पर दंड मिलेगा, इनको भी दो तरह से बांटा जाता है लीगल राइट्स को। कौन कौन से? एक तो होते हैं आपका राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार अर्थात पॉलिटिकल राइट्स होंगे आपका। राजनीतिक अधिकार, और दूसरे होंगे आपका नागरिक अधिकार, इनको सामाजिक अधिकार भी कई बार कहा जाता है। नागरिक अधिकार अर्थात आपके सिविल राइट्स। अब इनको समझना है। देखो, अगर हम बात करें कानूनी अधिकारों की अर्थात लीगल राइट्स की, तो मुझे बताइए जो कानून के हिसाब से हो, और नाम में ही आ गया कानूनी अधिकार, आप कहेंगे जिनके उल्लंघन पर दंड मिलता हो, उनको भी दो तरह से वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहला है राजनीतिक अधिकार। अब अगर हम बात करें राजनीतिक अधिकार, आप जरा सोचिए राजनीति से संबंधित हमारे यहां पर क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। थोड़ा सा सोचने का प्रयास करेंगे कि हमको वोट डालने का अधिकार है, क्या बोलेंगे? जैसे हम इसमें कह सकते हैं राइट टू वोट, यानी कि वोट देने का अधिकार हमको है या नहीं है? वोट देने का अधिकार यानी कि राइट टू वोट है, आप कहेंगे बिल्कुल। और किसी को वोट देने से रोका जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो जाएगा, वायलेट कर रहे हैं तो उसके लिए फिर पनिशमेंट है। अच्छा, वोट देने के अधिकार में आपका कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है क्या? अच्छा, यहां पर मेरा प्रश्न आपसे रहेगा, क्या जो विदेशी व्यक्ति है वो चुनाव लड़ सकता है भारत में आके? पिछली कक्षा में मैंने आपको समझाया था नागरिकता में। तो चुनाव लड़ने का अधिकार यानी कि राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। तीसरी हम बात करें इसमें, अब वो व्यक्ति अगर चुनाव लड़ेगा तो यानी कि वो फिर भैया आपका चुना भी जाएगा, तो चुना जाएगा तो निर्वाचित होने का अधिकार भी उसको हो गया, निर्वाचित होने का अधिकार भी उसको हो गया। निर्वाचित होने का अधिकार यानी कि राइट टू बी इलेक्टेड, राइट टू बी इलेक्टेड ये भी उसको मिल गया। सरकार की आलोचना कोई व्यक्ति कर सकता है या नहीं? बिल्कुल कर सकता है, सरकार की आलोचना का अधिकार। लेकिन जब कभी भी आप पॉलिटी को पढ़ें तो आपको हमेशा प्रस्तावना को अपने दिमाग में रखना है। आप किसी की आलोचना कर रहे हैं तो उसमें देश की एकता और अखंडता वह प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सरकार की आलोचना का अधिकार यानी कि राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। अभी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, यहाँ पे एक प्रश्न हमने ये पूछा कि क्या विदेशियों को वोट देने का अधिकार? आप कहेंगे नहीं भैया। क्या विदेशी चुनाव लड़ सकता? नहीं। इलेक्ट हो सकता? नहीं हो सकता। ठीक है, सरकार की आलोचना का अधिकार, तो ये वो अधिकार होते हैं राजनीतिक अधिकार, ये वो सभी अधिकार होते हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को होते हैं।
या हम सिर्फ नागरिक